साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो वो मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए पहला क्या है, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। जो भारत के मुगल बादशाह थे उसमें क्या था, जो आखिरी सबसे शक्तिशाली, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो आखिरी मुगल बादशाह कौन था और आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था। दोनों क्वेश्चन अलग है बेटा, हमेशा याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन अलग है। आखिरी मुगल बादशाह कौन था और आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था। तो आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह थे औरंगजेब, और आखिरी मुगल बादशाह कौन थे, इसके जवाब आप मुझे देंगे कमेंट में। ठीक है, मैं वेट करूंगी आपके जवाब का कि आप मुझे कमेंट में इसका जवाब देंगे कि आखिरी मुगल बादशाह कौन था। आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब थे, याद रखना है बिल्कुल, और इस दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस भी समझना है आपको। और आखिरी मुगल बादशाह कौन था, इसके जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर दें, तभी आप डिफरेंस समझ पाएंगे और एग्जाम में कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें देखिए क्या है, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाजतनामा हासिल कर लिया था। सन 1600 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी यानी कि जो एलिजाबेथ प्रथम थी उससे चार्टर यानी कि इजाजतनामा हासिल कर लिया था भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक है, कि पूरब की ओर आके वो व्यापार कर सकते हैं। वो भारत में व्यापार करने के लिए इजाजतनामा हासिल कर चुके थे और फिर वो भारत की ओर आ गए व्यापार करने के लिए। देखिए यहाँ से क्या है, ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ से ही चले थे और ऐसे वो भारत की ओर समुद्री रास्ते से वो भारत की ओर आए थे व्यापार करने के लिए। ठीक है, समुद्री रास्ते से वो आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं था। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि इंग्लैंड मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में आई थी। किस लिए आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। उन्हें चार्टर या इजाजतनामा किससे हासिल हुआ था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। आगे देखते हैं, अब क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी तो कोई जरूरी तो नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही से भारत में व्यापार करने के लिए आई हो, उससे पहले भी बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आ चुकी थी और उसी में से एक था पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों का ठिकाना कहाँ था, गोवा। गोवा में उनका ठिकाना था, याद रखिएगा, पुर्तगालियों का ठिकाना गोवा में था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या मतलब कि गोवा पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, तो गोवा पे अंग्रेजों का अधिकार कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि पुर्तगालियों का ही अंग्रेजों पे अधिकार रहा, सॉरी गोवा पे अधिकार रहा था। जब अंग्रेजों का पूरे भारत पर अधिकार हो गया तो तब भी गोवा पर पुर्तगालियों का ही अधिकार रहा था। ठीक है, अब है पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने की समुद्री मार्ग का पता किया था। समुद्री मार्ग का पता किसने किया था, जिस समुद्री मार्ग से देख सकते हैं ऊपर, जिस समुद्री मार्ग से सभी आते थे भारत, उस मार्ग का पता किसने किया था, तो वास्को ड गामा ने पता किया था 1498 में, जो कहाँ का था, पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था वास्को ड गामा, जिसने 1498 में भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता किया था। तो आप देख सकते हैं यहीं से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो कि गोवा पे किसका अधिकार रहा है, तो गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार रहा है, अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ कभी। जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था तब भी गोवा पे पुर्तगालियों का ही अधिकार था। और भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज, या फिर ये हो सकता है कि भारत तक आने की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने की थी 1498 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। अब जितनी भी कंपनियां भारत आ रही थी वो सभी एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। भारत में सूती कपड़ा, जो बहुत ही बारीक सूती कपड़ा होता था, रेशमी कपड़े, रेशम, और ये काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन चीजों की बहुत ज्यादा मांग थी। मतलब कि सभी जो व्यापारी आते थे भारत, जो कंपनी आती थी, वो सभी इन चीजों को ही खरीदना चाहती थी। इसलिए इन कंपनियों में एक दूसरे में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी, बहुत ज्यादा होड़ था आगे बढ़ने। ठीक है, और इस कारण इनमें हमेशा टकराव भी होता रहा है। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, बंगाल में व्यापार शुरू करती है। आपको ये जानना भी जरूरी है कि भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार कहाँ हुआ था, तो भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बंगाल में हुआ था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बंगाल में हुआ था। देखिए क्या है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। एक क्वेश्चन कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी और कहाँ स्थापित हुई थी, 1651 में हुगली नदी के किनारे स्थापित हुई थी, बंगाल में। हुगली नदी बंगाल में, हुगली नदी के किनारे बंगाल में स्थापित हुई थी।
व्यापारियों ने और दूसरा क्या है, फैक्टर क्या है, तो व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में यानी कि जब अंग्रेजों का शासन भारत पे था उस समय व्यापारियों फैक्टर क्या था, तो व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। जो व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी यानी कि कंपनी के जो व्यापारी होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, फैक्टर बोला जाता था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। औरंगजेब के फरमान से, अब ये क्वेश्चन आता है कि किसके फरमान से, ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम से तो चार्टर या इजाजतनामा मिल गया, लेकिन वो तो इंग्लैंड से मिला था, लेकिन भारत में अगर वो व्यापार करने आए थे तो भारत में भी तो उन्हें परमिशन चाहिए था व्यापार करने का, तो वो परमिशन उन्हें किससे मिला था, वो इजाजतनामा उन्हें किससे मिला था, औरंगजेब से। ठीक है, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। ठीक है, औरंगजेब के फरमान से क्या हुआ था, शुल्क मुक्त यानी कि बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार सिर्फ कंपनी को ही मिला था, यानी कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिला था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति कहाँ से मिली थी, तो औरंगजेब से मिली थी, या किसी और कंपनी को भी अधिकार मिली थी, व्यापार करने का अधिकार तो था लेकिन शुल्क मुक्त यानी कि बिना टैक्स के व्यापार करने का अधिकार किसी और कंपनी को नहीं था। फरमान क्या होता है, फरमान का मतलब है एक शाही आदेश। आगे देखते हैं युद्ध, व्यापार से युद्धों तक। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे उस क्या हुआ कि उन्हें क्या लगा कि व्यापार से हमें कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ रहा है, फिर हमें अगर उस राज्य पे मतलब कि हमारा अधिकार हो जाए तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और सारा फायदा हमारा ही होगा। उनके दिमाग में ये चीजें चल रही थी, और ये चीजें जब ये चीजें चलने लगी दिमाग में, तो फिर वो ऐसे मतलब कि प्लानिंग करने लगे कि हमें किस तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे किस तरह से अधिकार करना है। अभी मैं बता चुकी हूँ भारत के सबसे पहले कौन से क्षेत्र पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, बंगाल पे हुआ था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के युद्ध बाद, प्लासी के युद्ध के बाद से ही बंगाल पे अंग्रेजों का सबसे पहले अधिकार हुआ था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान, याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते। ये तीनों ही बहुत शक्तिशाली शासक थे, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये तीनों ही बंगाल के शक्तिशाली शासक थे, और इन्होंने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति नहीं दी और उनसे वो राजस्व वसूली करते थे। मतलब वो चाहते थे कि वो उन्हें टैक्स चुकाएं, टैक्स चुकाने के जब अंग्रेज तैयार नहीं थी तो उन्हें मतलब कि जो उन्होंने पूरी कंपनी बना रखी थी, वहां पे जो फैक्ट्री बना रखी थी, वहां से वो राजस्व लेना चाहते थे। मुर्शिद को ये तीन जो शक्तिशाली नवाब थे बंगाल के। ठीक है, अब देखिए क्या है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना था, तो 1756 में बना था अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद। ठीक है, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, पर बता चुकी हूँ कि ये तीनों शासक बहुत शक्तिशाली थे और कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था, और वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हटाकर कोई कठपुतली शासक वहां पे बना दिया जाए। कठपुतली शासक क्या होता है, कठपुतली के बारे में पता है होगा आप सभी को कि कठपुतली एक धागे से लगाए हुए खिलौना होता है जिसे हम धागे से चलाते हैं। तो अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल में कोई कठपुतली शासक हो जो नाम का शासक हो लेकिन वो चले अंग्रेजों के इशारे पे। तो इसलिए क्या वो सिराजुद्दौला का नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब रहे, क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों की आजादी के खिलाफ थे कि अंग्रेज इतनी आजादी से यहाँ पे शासन कर रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, कहाँ पे प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ अपनी कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। अब यहाँ से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे क्या 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। पहला तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, प्लासी की लड़ाई अंग्रेज के तरफ से कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, नवाब सिराजुद्दौला के हार का कारण क्या था। तो नवाब सिराजुद्दौला के हार का कारण क्या था, उन्हीं के सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां थी। कारगुजारियां यानी कि मीर जाफर अंदर ही अंदर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और सिराजुद्दौला को हराना चाहता था। इसका कारण क्या था, मीर जाफर को ये लालच दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि सिराजुद्दौला के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, और यही हुआ कि सिराजुद्दौला को हटाकर जब ये
देखिए मैं इसे भी अंडरलाइन कर देती हूँ। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के मैदान में हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लासी की लड़ाई। और प्लासी की लड़ाई के बाद ही क्या हुआ था कि बंगाल पर कठपुतली शासक बिठाया गया था। कठपुतली शासक, और कठपुतली शासक के बाद धीरे धीरे वहां पे पूरे बंगाल पे अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन में नहीं बन रही, जो पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट आप जरूर लिखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है ना, कुछ भी आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। ठीक है, अब ए और बी, ए में ये आ सकता है कि नवाब सिराजुद्दौला की हार का कारण मीर जाफर की कारगुजारियां थी, ए आ सकता है। बी में आपका आ सकता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का मतलब कि प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, ए और बी। और इसके क्वेश्चन क्या आते हैं कि ए आंसर में इसका क्या होगा, ऑप्शन में ए सही है, बी गलत है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का कारण बी है। ए और बी दोनों ए सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए का कारण बी नहीं है, और ए और बी दोनों गलत है। इस तरह के आंसर आते हैं। इसलिए आपको पॉइंट लिखने के लिए मैं बोलती हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके पॉइंट लिखिए, ताकि हर पॉइंट आपको याद रहे, समझ के करें, और उस समय किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, सीधा क्वेश्चन पूछे, आप बहुत अच्छे से इसका जवाब दे पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लासी की इस जंग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। याद रखिएगा, प्लासी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो ये कब हुई थी, 1757 में हुई थी, और इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि प्लासी की लड़ाई कंपनी की पहली सबसे बड़ी जीत थी। ठीक है, कहाँ पे ये जीत हुई थी, कहाँ पे हुई थी, प्लासी के युद्ध में हुई थी, और बंगाल पे सबसे हुई थी इसकी जीत। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जैसा कि मीर जाफर से वादा किया गया था, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर जाफर का भी, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो फिर उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मान लो कि कोई नवाब बन गया तो उसे अपने जो जनता है उन्हें भी तो देखना है, तो फिर उसने अंग्रेजों का विरोध, मतलब जनता के प्रेशर के कारण वो अंग्रेजों का विरोध करने लगे, तो फिर उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान, और फिर उसके बाद मीर कासिम भी जब परेशान करने लगा तो 1764 में उसको भी हारना पड़ा बक्सर की लड़ाई में। याद रखिएगा, मीर कासिम भी जब उसे परेशान करने लगा, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम, और जब मीर कासिम भी उसे परेशान करने लगा, यानी कि कंपनी को, अंग्रेजों को, तो फिर मीर कासिम को हटाकर, मतलब बक्सर की लड़ाई में बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। याद रखिएगा, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद ही बंगाल पर डायरेक्ट शासन हुआ था अंग्रेजों का। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, और फिर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, मीर कासिम को उसमें हारना पड़ा था, और मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया था। लेकिन 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो बंगाल पर अंग्रेजों ने खुद ही अपना अधिकार जमा लिया, यानी कि बंगाल के शासन को कठपुतली नवाबों को उसने वहां से हटाकर कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, और बंगाल का नवाब वो खुद ही बन बैठे। तो बंगाल का नवाब, बंगाल पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन कब हुआ था, 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद। 1757 में प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी, देखिए प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान में हुई थी, और बंगाल पे शासन के लिए हुई थी। सिराजुद्दौला की हार का कारण कौन था, मीर जाफर की कारगुजारी, और मीर जाफर को ये बोला गया था कि अगर वो अंग्रेजों का साथ देगा तो उसे वहां का शासक बनाया जाएगा। मीर जाफर को शासक तो बना दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मीर जाफर के विरोध करने के बाद मीर कासिम को दोबारा शासक बना दिया गया। फिर मीर कासिम ने विरोध किया तो फिर से मीर जाफर को मीर कासिम से लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की 1764 में, जिसे क्या बोलते हैं, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। डेट बेटा आपको याद करना पड़ेगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, सीरियल नंबर से लिख लीजिए 1757, 1764, 1765, सीरियल नंबर से लिख के फिर डेट याद करिए, आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसमें मीर कासिम हार गए तो फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने
बंगाल के शासक को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था किसने? मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था 1765 मीर जाफर की मृत्यु के बाद। क्लियर है इतना आपका? अब चलिए हम देखते हैं इसमें। देखिए कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। इसमें क्या था कि कंपनी की, इसमें बस एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि नवाब क्या है। तो जो कंपनी के अफसर थे वो भारत से खूब पैसे इकट्ठा करके, मतलब खूब कमाई करके फिर अपने देश वापस चले जाते थे। और जब वो वापस जाते थे तो वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और इसलिए वहां के जो लोग थे उन्हें नवाब कहते थे। नवाब का मतलब है नवाब। ठीक है, नवाब कहते थे, उनका मतलब है नवाब। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। ये भी आपको याद कर लेना है, समझ लेना है कि जो भारत में जो कंपनी के मतलब कि आते थे, कंपनी के अफसर आते थे, वो यहाँ से खूब कमाई करके इंग्लैंड वापस चले जाते थे। और वहां जाने के बाद बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी वो जीते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे धन दौलत हो जाते थे। तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उसी ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोगों को वहां के लोग नवाब कहते थे, जिसे भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण है, यानी कि नवाब को ही नवाब कहते थे। और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने वाले लोगों के रूप में देखते थे। चलिए आगे देखते हैं कंपनी का फैलता शासन। अब जब बंगाल पे कंपनी का अधिकार हो गया तो कंपनी को क्या प्रतीत हुआ कि भाई बंगाल पे अधिकार हो गया, वहां से उन्हें बहुत फायदे होने लगे। तब उन्हें ये लगा कि हमें जब इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, उन्हें क्या लगा कि हमें इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, तो अगर हम पूरे भारत पर धीरे धीरे अधिकार कर लेंगे तो फिर सारा फायदा हमारा ही होगा। और सारा फायदा करने के लिए वो अलग अलग क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब संधियां करने लगे, अलग अलग वो नीतियां अपनाने लगे भारत पे अधिकार करने के लिए। उसी में एक है सहायक संधि, स्थायी बंदोबस्त। सहायक संधि, बहुत सारी संधियां हैं। सहायक संधि क्या है? कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोपी थी। जो रियासत, सहायक संधि में क्या होता था कि किसी भी मतलब की रियासत को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। सहायक संधि में रियासत को स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। कंपनी अपनी सेना उसे देती थी। कंपनी क्या कहती थी कि आपकी सेना इस लायक नहीं है कि आप अच्छी तरह से शासन कर सकते हो। कंपनी उसे सेना देती थी रखने के लिए, और कंपनी ही मतलब कि, और वो जो मतलब कि राजा होते थे, जो रियासत के राजा होते थे, वो कंपनी को उसके बदले सैलरी क्या देते थे, जिसे सहायक सेना बोला था। यार कि जो कंपनी उन्हें सेना देती थी उन्हें सहायक सेना बोलते थे। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, सुरक्षा बोल सकते हैं, उसे सहायक सेना देते थे। और उसके बदले कंपनी को, राजा कंपनी को पैसे देते थे। और अगर वो कभी भी वो पैसे देने से चूक जाए तो उस राज्य को जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। ठीक है, इसे ही क्या बोला गया था? सहायक संधि। याद रखिएगा, सहायक संधि किसे बोला गया था कि कंपनी सहायक सेना देती थी, मतलब जबरदस्ती किसी को सहायक सेना देनी। जबरदस्ती क्या हम किसी की सहायता कर सकते हैं कि भाई तुम अपने घर का सही से चला नहीं रहे हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हारे घर आके चलाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी ऐसा करती थी कि रियासतों के राजा को क्या बोलती थी कि आप सही तरीके से अपनी रियासत को नहीं चला पा रहे हैं, हम आपके रियासत को चलाएंगे, हम अपनी सेना आपको देंगे। तो वो अपनी सेना वहां पे देती थी जबरदस्ती, और उसके बदले में उन्हें कंपनी को पैसे देने पड़ते थे, रियासत के राजा को। और अगर वो कभी भी पैसे देने से चूक जाए तो उनके इलाके को कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। उसे ही सहायक संधि बोला गया है। ठीक है, अब है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में आपको जो 2-4 पॉइंट पढ़ने हैं वो देख लीजिए। हैदर अली और उसके पुत्र, उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। उनका शासनकाल याद करने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, ये नहीं पूछता, बस याद रखिएगा टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। ये कहाँ के शासक थे? मैसूर के बहुत ही ताकतवर शासक थे दोनों ही, हैदर अली, टीपू सुल्तान। इनका अंग्रेजों के साथ बहुत लंबे समय तक लड़ाइयां चली थी। ठीक है, हैदर अली, टीपू सुल्तान का बहुत लंबे समय तक लड़ाइयां चली थी अंग्रेजों के साथ। अब क्या हुआ था? मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुए थे। 1765 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 और लास्ट में 1799, जिसे श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग कहा जाता है। कंपनी को सफलता मिली। लास्ट की 4 बार लड़ाइयां हुई थी मैसूर और अंग्रेजों के बीच, और अंतिम जो लड़ाई थी 1799, 1799, जिसे श्रीरंगपट्टम की लड़ाई बोलते हैं, इसमें अंग्रेजों की सफलता मिली और टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडिया राजवंशों के हाथ में सौंप दिया गया। तो टीपू सुल्तान की हार कौन सी लड़ाई में होती? किस युद्ध में टीपू मारे गए थे? तो श्रीरंगपट्टम की लड़ाई
जो 1799 में हुआ था। 4 बार लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेजों की, जिसमें हर बार टीपू सुल्तान जीत जाते थे। आखिरी लड़ाई जो श्रीरंगपट्टम की थी उसमें टीपू सुल्तान हारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था और जो मैसूर का राज था पुराने वोडियार राजवंश थे उन्हें सौंप दिया गया था। अब देखिए मराठियों की भी हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इसमें 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली के देश पर शासन, मतलब मराठों की लड़ाई कब हारे थे मराठे अंग्रेजों से? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे अंग्रेजों से हार गए थे और उन्हें दिल्ली पर शासन करने का जो सपना था वो चूर चूर हो गया। ठीक है, अब देखिए और भी है। एक के बाद कई युद्ध कंपनी ने मराठों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध था एक के बाद एक कई युद्धों ने कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध था 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। तो सालबाई संधि, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सालबाई संधि किसके किसके बीच हुई थी? सालबाई संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच, कंपनी और मराठों के बीच हुई थी 1782 में। ठीक है, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए। तो ये सालबाई संधि इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है, बहुत ज्यादा डेट याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध में भी क्या हुआ था? कई मोर्चों पर लड़े गए थे और अंततः क्या हुआ? 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। ठीक है, अब है सर्वोच्चता का दावा। अंग्रेज अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। वो हमेशा क्या मानते थे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं सर्वोच्च हूँ, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है और भारत की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल पिछड़ी हुई है। अंग्रेज हमेशा यही मानते थे और ये मानना था कि मैं ही यहाँ पे आके भारतीयों को आगे बढ़ा सकता हूँ, वरना इनकी सभ्यता संस्कृति तो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है और ये बहुत, मतलब इनकी सोच भी बहुत ही रूढ़िवादी है और इस तरह की सोच से मैं इनको बाहर निकाल सकता हूँ। वो हमेशा ही अपने आप को सर्वोच्च मानते थे। ठीक है, जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में एक छोटे से राज्य को कब्जे में लाने के प्रयास किया तो रानी चिन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। रानी चिन्नम्मा कहाँ की थी? ये क्वेश्चन आता है बेटा, रानी चिन्नम्मा कहाँ की थी? तो रानी चिन्नम्मा कित्तूर की थी। ठीक है, कित्तूर की थी, जो फिलहाल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि रानी चिन्नम्मा कहाँ की थी? रानी चिन्नम्मा कित्तूर की थी, जो फिलहाल कर्नाटक में है। आगे चलिए देखते हैं, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के थे? महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के थे। महाराणा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयां हुई। आखिरकार पंजाब पर मतलब महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ही अंग्रेज पंजाब पर अधिकार कर पाए थे। अब है विलय की नीति। सहायक संधि हम ऊपर देख चुके हैं, अब है विलय की नीति। ये भी अधिग्रहण की एक नीति ही थी। विलय की नीति में क्या था? देखिए, विलय की नीति कब स्टार्ट हुई थी? 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति कहते थे। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि विलय की नीति कब से कब तक हुई थी और विलय की नीति का स्टार्ट करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे विलय की नीति स्टार्ट करने। विलय की नीति में क्या था कि अगर किसी भी राजा को अपना पुत्र नहीं है, अगर किसी भी राजा के पास अपना वारिस या अपना पुत्र नहीं है, तो गोद लिए हुए बच्चे को अपना राज्य नहीं दे सकता है। जो कि झांसी की लड़ाई में झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, सारे पढ़ते थे कि उनका गोद लिया हुआ पुत्र था जिसे वहां का राजा मानने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। ठीक है, और इसी कारण बहुत लंबे समय तक उनकी लड़ाइयां होती रही और लास्ट में 1857 का जो उसको क्रांति थी, उस समय झांसी की रानी को मार दिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो विलय की नीति दूसरी नीति थी, इसे स्टार्ट करने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। इस विलय की नीति क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी शासक की मृत्यु के बाद कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो फिर गोद लिए हुए पुत्र को वारिस नहीं माना जाएगा और वो राज्य अंग्रेजी राज्य में विलीन समझते हैं, अंग्रेजी राज्य में विलीन हो जाएगा, विलय हो जाएगा। इसी के लिए इसको विलय की नीति कहा गया है। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक रियासतें, सतारा, सबलपुर, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन से विलय की नीति के तहत कौन से राज्य को अपने अधीन किया या सबलपुर को कब अपने में विलय किया गया था, अंग्रेजों ने अपने में विलय कर लिया, या अवध को कब विलय किया था। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसे बहुत अच्छे से आपको देखना है। सतारा जो इस विलय की नीति के तहत किस किस राज्य को अपने अधीन किया गया था?
सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। 6 राज्य, सतारा, सबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध। बहुत ही इजी है, याद कर लीजिए। सतारा 1858 में, उसके 2 साल के बाद सबलपुर 1850 में, उसके 2 साल के बाद उदयपुर 1852 में, उसके 1 साल के बाद नागपुर 1853 में, उसके 1 साल के बाद झांसी 1854 में और उसके 2 साल के बाद अवध को। अब याद करने का तरीका, 1858 तो आप याद कर लेंगे, एक तो आपको याद करना पड़ेगा ना, 1858 याद करिए। उसके 2 साल के बाद, मतलब 3 जो राज्य थे, सतारा, सबलपुर और उदयपुर में 2-2 साल का अंतर था। उसके बाद नागपुर और झांसी में 1-1 साल का अंतर और झांसी और अवध में 2 साल का अंतर, मतलब उन्हें अपने अधीन करने में, अपने में विलय करने में था। तो ये आपको याद कर लेना है कि कब किस राज्य को विलय की नीति के तहत अपने अधीन किया गया और विलय की नीति के तहत कौन कौन से राज्य को अपने अधीन किया गया, सबसे पहले किस राज्य को अधीन किया गया था, सबसे लास्ट में किस राज्य को अपने अधीन किया गया था। अब चलिए है नए शासन की स्थापना। अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 सबसे जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भारत के थे यही थे, वॉरेन हेस्टिंग, जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी, ये यहाँ से याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। और उस समय क्या होता, भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई, जिन्हें कि क्या बोला गया था कि यहाँ से शासन चलाया जाता था। और प्रेसिडेंसी जैसे कि अभी हम जिसे बोलते हैं ना महानगर, वैसे ही आप बोल सकते हो कि 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। ठीक है। अब 1772 को नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। याद रखना है कि जब अंग्रेजों के शासन के समय फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत की व्यवस्था कब की गई थी, 1772 में की गई थी। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत की व्यवस्था की गई थी। काजी कौन होते हैं, एक न्यायाधीश। मुफ्ती कौन होता है, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। महाभियोग क्या होता है, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाए तो उसे महाभियोग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू किया गया था, 1773 में। ठीक है। जो मेन पॉइंट है आपको याद कर लेना है ये। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, ये क्वेश्चन भी आ चुका है सीटेट में कि सिपोय क्या है, तो अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय कहते थे। जैसे भारत में सिपाही कहा जाता था, उसी को सिपोय या आर्मी कहते थे, सिपोय आर्मी कहते थे। ठीक है। मस्केट तोड़ेदार बंदूक होता था, मैचलॉक से लेस और मैचलॉक होता था, मतलब वो जो सिपाही थे, जो सिपाही थे यानी कि आर्मी थे, वो मस्केट और मैचलॉक। देखिए मैचलॉक क्या है, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी से जलाया जाता था। सवार तो घुड़सवार, मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक, मैचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसे बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। चैप्टर आपका हो चुका है बेटा। इस चैप्टर में कहीं भी कुछ रह गया हो समझाने को, समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट में जरूर दें कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। शक्तिशाली मुगल बादशाह, अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह तो औरंगजेब थे, लेकिन अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। चैप्टर हो चुका है, अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।